नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। कल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए कोविड टीकाकरण शुरू होगा। विशेषज्ञों ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे निसंकोच टीकाकरण करवाएं। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कोविड टीकाकरण अभियान और तैयारियों की समीक्षा की। टीके की बर्बादी 1% से कम रखने को कहा गया। सरकार ने कहा 8 राज्यों में कोविड से संक्रमित होने वाले नए मरीजों की संख्या में प्रतिदिन 84% की बढ़ोतरी हो रही है। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल। केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी के साथ ही पश्चिम बंगाल और असम में तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हुआ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में 10,900 करोड़ रुपए के निवेश की अनुमति दी। भारत और ताजिकिस्तान आर्थिक साझेदारी को और बढ़ाने पर सहमत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री सिरोजुद्दीन मुहिरीद्दीन ने दुशांबे में द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। गुजरात में सीबीआई अदालत ने इशरत जहां मुठभेड़ मामले में 3 आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला खारिज किया। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.5 से 12.5% का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर बरकरार और टेनिस में फ्लोरिडा मियामी ओपन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में कल विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी एशली बार्टी का मुकाबला 5वीं वरीयता प्राप्त एलिना स्वेतोलिना से होगा। समाचार संध्या में दिव्या तोमर के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कोविड-19 टीकाकरण अभियान और इसकी तैयारियों की समीक्षा की। कल से 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को टीका लगाया जाएगा। बैठक में कम टीकाकरण वाले क्षेत्रों की पहचान करने पर विचार विमर्श किया गया। राज्यों से कहा गया कि वे निजी क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों की नियमित रूप से समीक्षा करें ताकि उनकी टीकाकरण क्षमता की जानकारी प्राप्त हो सके। समीक्षा बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि टीके की बर्बादी 1% से भी कम रखी जाए और वैक्सीन का भंडारण ज्यादा दिन तक नहीं किया जाए। इसके साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि वैक्सीन का इस्तेमाल शीघ्र कर लिया जाए ताकि इसकी समयावधि समाप्त होने से पहले ही ये इस्तेमाल में आ जाए। बैठक में कोविड टीकाकरण पर उच्च अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष डॉक्टर आरएस शर्मा ने कहा कि वैक्सीन के भंडारण में कोई समस्या नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरी खुराक के लिए वैक्सीन को बचाकर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है और राज्य सरकारों को चाहिए कि वे सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को इसकी लगातार आपूर्ति करते रहें। 8 राज्यों महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब और मध्य प्रदेश में कोविड के प्रतिदिन मामले बढ़ रहे हैं। इन राज्यों में 84.73% नए मामलों की पुष्टि हुई है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 53,000 से अधिक नए मामले मिलने से संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 1 करोड़ 21 लाख से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में 24 घंटों के दौरान 350 लोगों की मौत होने के साथ ही देश में मरने वालों की कुल संख्या 1,62,000 को पार कर गई। इस दौरान महाराष्ट्र में कोविड से 139 लोगों की मौत हुई, जबकि पंजाब में 64 मौतें हुईं। देश में अब तक कोविड-19 के 6 करोड़ 30 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। मंत्रालय ने बताया कि 24 घंटों के लिए 19,40,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस बीच देश में कोविड से ठीक होने की दर 94.11% हो गई है।
मंत्रालय के अनुसार 24 घंटे के दौरान 41,000 रोगी स्वस्थ होने से अब तक 1 करोड़ 14 लाख लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में देश में 5,52,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं, जो कुल संक्रमण का 4.55% है। कोविड-19 महामारी पर कारगर तरीके से काबू पाने के लिए गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश कल से लागू हो जाएंगे और 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। इन दिशा निर्देशों का मुख्य जोर महामारी की रोकथाम में मिली बड़ी सफलता को और मजबूत करना है। महामारी की रोकथाम में मिली सफलताएं सक्रिय मामलों की संख्या में पिछले 5 महीनों से आ रही लगातार गिरावट से स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। देश के कुछ भागों में कोविड-19 के मामलों में फिर से तेजी को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय के ताजा दिशा निर्देशों में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों के लिए जांच, निगरानी और इलाज पर कड़ाई से अमल करना जरूरी हो गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि लोग कोविड संबंधी एहतियातों का पालन करें और सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान तेज किया जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की सरकारें कार्यस्थलों और सार्वजनिक विशेषकर भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगी। फेस मास्क पहनना, हाथों की सफाई, सामाजिक दूरी को सख्ती से लागू करने के लिए राज्यों और संघ शासित क्षेत्र उपयुक्त जुर्माना लगाने सहित प्रशासनिक कदम उठाने पर विचार कर सकते हैं। कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का देश भर में पालन जारी रहेगा, जिससे कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार लागू हो। राज्यों और संघ शासित क्षेत्र हालात के अपने आकलन के आधार पर कोविड-19 के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से जिला, उपजिला और शहर या वार्ड स्तर पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। लोगों और सामान की अंतर्राज्यीय और राज्यों के भीतर आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यात्री ट्रेनों द्वारा आवाजाही, होटल और रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स और एंटरटेनमेंट पार्क, योग केंद्र और जिम, प्रदर्शनियां, सभाएं और जनसभाएं जैसे सभी गतिविधियों के लिए अनुमति है। आनंद कुमार के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने वाले उन यात्रियों की आज से कोविड जांच शुरू कर दी गई है जो ऐसे राज्यों से आ रहे हैं जहां कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। संक्रमित पाए जाने पर इन यात्रियों को स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार अनिवार्य रूप से क्वारंटीन में रहना होगा। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने बताया है कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के ताजा आदेश के अनुसार अधिकृत स्वास्थ्य अधिकारी यात्रियों की औचक कोविड-19 जांच करेंगे। नमूने देने के बाद इन यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी। मध्य प्रदेश में सरकार ने पहली से कक्षा 8 तक के स्कूलों को 15 अप्रैल तक बंद रखने की घोषणा की है। राज्य में कल 2,173 लोग कोरोना संक्रमित हुए, जबकि 1,279 रोगी स्वस्थ हुए। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल 15 अप्रैल तक बंद रहेंगे। पहले 31 मार्च तक स्कूल बंद रखने के आदेश थे। वहीं 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं राज्य सरकार के पहले आदेश की तरह अभिभावकों की सहमति के साथ संचालित की जा सकेंगी। इस बीच प्रदेश में पॉजिटिविटी दर बढ़कर 10.6% हो गई है। प्रदेश के 7 जिलों इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रतलाम, खरगोन, बैतूल और ग्वालियर में 50 से अधिक नए मामले प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। वहीं 11 जिलों में 20 से अधिक मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने स्पष्ट किया है कि अभी लॉकडाउन को लेकर अंतिम फैसला नहीं किया गया है। मुंबई के नगर निगम आयुक्त ने बताया कि अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। नागालैंड में 1 महीने से भी अधिक अंतराल के बाद आज कोविड के एक दिन में सबसे अधिक मामले सामने आए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री एस पनगन्यूफोम ने कहा कि कोहिमा में संक्रमण के 107 मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार राज्य में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 12,340 हो गई है। भारत में कोरोना संक्रमण का पहला मरीज मिलने के बाद से आकाशवाणी समाचार जागरूकता फैलाने में आगे रहा है। आकाशवाणी समाचार ने पिछले वर्ष मार्च में विशेष लोक संपर्क कार्यक्रम कोरोना जागरूकता श्रृंखला शुरू की। इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित अस्पतालों के जाने माने चिकित्सक भाग लेते हैं और श्रोताओं की जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। इस श्रृंखला में कल नीति आयोग के सदस्य और राष्ट्रीय कोविड कार्यबल के प्रमुख डॉ वीके पॉल ने श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर दिए।
देश में एक बार फिर बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर डॉक्टर वीके पॉल ने सभी लोगों से कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया। अभी हमें मेहनत करनी पड़ेगी और हमें अपने देश को, अपने जन जन को हमें इस वायरस से बचाना है, जानें बचानी है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बचाना है, हमने पीढ़ियों को बचाना है। इसलिए मास्क को अपनाएं, 2 गज की दूरी रखें, अपने हाथ की और मुंह की सफाई रखें, स्वच्छता रखें। वैक्सीन जिनके लिए अब उपलब्ध हो गया तो वैक्सीन अपनाएं। डॉक्टर पॉल ने कहा कि देश में जागरूकता लाने में रेडियो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रेडियो की जो पहुंच है वो बहुत डीप है, बहुत आगे तक है और हर वर्ग के व्यक्ति को ये मैसेजिंग करने में सक्षम होता है। और उसमें आकाशवाणी का जो इतना नेटवर्क है तो उसमें मुझे तो एक मिशनरी ज़ील दिखाई देती है और उस मिशनरी ज़ील के द्वारा ऑल इंडिया रेडियो ने जो भूमिका निभाई है उसका बड़ा योगदान है कोरोना के जन आंदोलन को बनाने में, को बढ़ाने में और लोगों तक ठीक जानकारी पहुंचाना। सबसे बड़ी बात आप ये इंश्योर करते हो कि जो बात आप पहुंचाएंगे वो कारगर होगी, सच्ची होगी और सीधे जनहित की बात आप करते हो। झारखंड के सिमडेगा में 3 अप्रैल से शुरू होने वाली जूनियर नेशनल महिला हॉकी चैंपियनशिप कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दी गई है। झारखंड हॉकी टीम के कोच और 6 खिलाड़ी और चंडीगढ़ हॉकी टीम के 5 खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव होने के कारण टूर्नामेंट स्थगित कर दिया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड और चंडीगढ़ के कोरोना संक्रमित खिलाड़ियों से वर्चुअल माध्यम से बातचीत की और उनसे कोविड देखभाल केंद्रों में मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। तुम लोग घबराना मत और चंडीगढ़ वाले टीम को भी घबराने की जरूरत नहीं है और तुम लोग का हम लोग बराबर ख्याल रखेंगे और तुम लोग ठीक ठाक हो जाओगे बहुत जल्दी। और कौन कौन लोग हैं? तो बेटा क्या नाम है? आरती कश्यप सर। आरती कश्यप। चंडीगढ़ से हो? हाँ जी सर। अच्छा चलो, ये तो थोड़ा बैड लक हो गया कि तुम लोग पॉजिटिव हो गए हो, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सब तुम लोग का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। सभी संक्रमित खिलाड़ियों को टीम से अलग कर दिया गया है और सिमडेगा के हॉकी स्टेडियम को सैनिटाइज करने के बाद कोविड कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। संक्रमित खिलाड़ियों के संपर्क में आए सभी व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सिमडेगा के उपायुक्त सुशांत गौरव ने आकाशवाणी को बताया कि जैसे ही स्थिति सामान्य होगी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। चंडीगढ़ की टीम जब आई थी तो उनके आने के बाद जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत उनकी टेस्टिंग कराई गई। टेस्टिंग के उपरांत 5 बच्चियों का कोविड पॉजिटिव निकला। उसके उपरांत हमारे अपने झारखंड की टीम के भी हम लोगों ने कराया। उस टेस्टिंग में भी हमारे यहाँ से 6 खिलाड़ी अपने प्रदेश के ही, उनको भी कोरोना पॉजिटिव निकला। एक कोच का निकला है कि उनका भी कोरोना पॉजिटिव है। इस प्रकार कुल 12 व्यक्तियों का अभी तक पुष्टि किया गया है। हम लोगों ने हॉकी झारखंड को भी इन्फॉर्मेशन दे दिया, उनके स्तर से हॉकी इंडिया को भी इन्फॉर्मेशन दिया जा चुका है कि जो ये टूर्नामेंट है अभी के लिए इसको हम लोग पोस्टपोन कर दिए हैं। जब स्थिति सामान्य हो जाएगी उस समय इस टूर्नामेंट को फिर कराया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के कल होने वाले मतदान के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर मतदान पुष्टि पर्ची मशीन की भी व्यवस्था होगी। कोविड महामारी के मद्देनजर इस बार 1000 मतदाताओं के लिए एक मतदान केंद्र की व्यवस्था की गई है। डाक मतपत्र सुविधा का विकल्प उन मतदाताओं को उपलब्ध होगा जो कोरोना संक्रमित हैं या दिव्यांग हैं अथवा 80 वर्ष की आयु से अधिक के हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर अर्ध चिकित्सा कर्मी या आशा कार्यकर्ता प्रवेश स्थल पर मतदाताओं की थर्मल जांच करेंगे।
अगर मतदाता का तापमान स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्धारित मानदंडों से ऊपर पाया जाएगा तो उसे टोकन प्रदान किया जाएगा और मतदान के अंतिम घंटे में मतदान के लिए आने को कहा जाएगा। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के दौरान 4 जिलों की 30 सीटों के लिए 19 महिलाओं सहित 171 उम्मीदवार मैदान में हैं। करीब 76 लाख मतदाता इन उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। 10,000 से अधिक मतदान केंद्रों की व्यवस्था की गई है। भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सभी 30 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस, वामपंथी दल और उनका सहयोगी भारतीय सेक्युलर मोर्चा संयुक्त मोर्चे के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 15, कांग्रेस ने 9, बहुजन समाज पार्टी ने 7, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 2 और फॉरवर्ड ब्लॉक और क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी ने 1-1 उम्मीदवार उतारे हैं। 32 निर्दलीय और 44 अन्य भी चुनाव मैदान में हैं। दूसरे चरण के चुनाव में नंदीग्राम से मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, उनके पूर्व सहयोगी और प्रतिद्वंद्वी भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की मीनाक्षी मुखर्जी चुनाव मैदान में हैं। नंदीग्राम में हमारे संवाददाता जितेंद्र द्विवेदी इस समय मौजूद हैं। आइए नंदीग्राम चलते हैं। जितेंद्र, हेलो। हाँ चंद्रिका, बताइए। नंदीग्राम का दिलचस्प मुकाबला है, इस बारे में राजनीतिक गतिविधियों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, राजनीतिक गतिविधियां जो यहाँ की है, नंदीग्राम जो सीट है उसका जो परिणाम है वो पूरे बंगाल की राजनीति का भविष्य तय करने वाला है। इसलिए जाहिर है पूरे देश की निगाहें इस सीट पर टिकी हुई है। और यहाँ पर अभी यहाँ का मैं हाल बताना चाहूंगा कि क्योंकि ममता बनर्जी खुद यहाँ पर कैंप कर रही हैं और उनका राजनीतिक भविष्य भी जो यहाँ के परिणाम है उस पर निर्भर करेगा। और तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी, उनका राजनीतिक भविष्य जो भाजपा में आने के बाद कैसा रहेगा उसकी नींव इस चुनाव के परिणाम पर निर्भर करती है। देखिए, यहाँ पर पूरा जो फिजा है उसमें चौतरफा केवल राजनीतिक चर्चा हो रही है, लेकिन लोग बाग दबी जबान से बात कर रहे हैं, मुखर होकर बात नहीं करना चाहते। उसका कारण ये कि कहीं न कहीं उन्हें कुछ आशंका है, उनके अंदर अदृश्य भय है। और सारे जितने भी मतदान केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं उनको संवेदनशील घोषित किया गया है और कल से यहाँ पर धारा 144 लगा दी गई है। और हमने कई लोगों से बातचीत की तो उनको उत्साह है उनके अंदर, लेकिन वो जो दृश्य भय इसलिए है क्योंकि पिछले 4 दिन में यहाँ पर हिंसा की 2-3 घटनाएं हुई है। इसको लेकर यहाँ पर भारी मात्रा में पैरामिलिट्री फोर्सेज भी तैनात की गई है ताकि किसी भी इंसिडेंट को टैकल किया जा सके, उसको संभाला जा सके। साथ ही साथ यहाँ पर जो तंग गलियां हैं, नंदीग्राम एक छोटा सा गांव है और यहाँ की जो तंग गलियां हैं उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेज, पुलिस और मीडिया के लोगों का जमावड़ा है पूरी तरीके। जो भी वाहन नजर आते हैं वो इन्हीं लोगों के नजर आते हैं। जो नंदीग्राम में एंटर करने वाले जो सड़कें हैं उन सभी सड़कों पे कम से कम 3 से 4 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। जो वाहन आ रहे हैं और यहाँ से निकल रहे हैं उनकी सबकी जांच हो रही है ताकि मतदान पूरी तरीके से शांतिपूर्ण हो सके। चंद्रिका जी, जितेंद्र, इस विस्तार से दी गई जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उधर असम के 13 जिलों में 39 विधानसभा सीटों के लिए 26 महिलाओं सहित 345 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। यहां बृहस्पतिवार को 73 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। इसके लिए 10,000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नितिन खड़े ने कहा है कि राज्य में कल होने वाले मतदान के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने बताया कि मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर हर एक प्रकार की सुविधा उपलब्ध रहेगी। श्री खड़े ने कहा कि राज्य में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए मतदाताओं से बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की गई है। जो प्रिपरेशन है वो टोटली कंप्लीट हो चुका है। हमारी जो पोलिंग पार्टीज है, पुलिस पार्टीज है, वो डिस्पैच हो चुकी है और बाकी जो सारे इंतजाम वहाँ करने हैं वो सारे हो गए हैं। हमारे वोटर्स के लिए हमने वहाँ पूरी सुविधा की है और बाकी जो इंतजाम करने चाहिए कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से वोटर की सेफ्टी के लिए वो हमने पूरी तरह से किए हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मतदान के दौरान कोविड दिशा निर्देशों के पालन की भी पूरी व्यवस्था की गई है। बराक घाटी में सभी जिला प्रशासनों ने अतिरिक्त पीपी किट, मास्क और अन्य जरूरी सामानों के साथ पूरी तैयारी कर ली है ताकि मतदान का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके। मतदान केंद्र पर आने वाले प्रत्येक मतदाता की स्कैनिंग थर्मल स्कैनर से की जाएगी। यदि किसी मतदाता में बुखार के लक्षण पाए जाते हैं तो
उन्हें एक टोकन दिया जाएगा ताकि वो मतदान के अंतिम घंटों में आकर पीपी सुरक्षा कवच के अंदर मतदान करें। उस समय मतदान कर्मी भी पीपी सुरक्षा किट पहने रहेंगे। उपयोग किए गए पीपी किट, मास्क इत्यादि स्वास्थ्य विभाग के कर्मी संग्रहित करेंगे और नियत प्रोटोकॉल के तहत उनका निपटान करेंगे ताकि किसी भी तरह से संक्रमण फैल न सके। रितेश पाठक, आकाशवाणी समाचार, सिलचर, असम। तमिलनाडु में विधानसभा की 234 सीटों के लिए कुल 3,998 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। हमारी संवाददाता ने बताया कि एक ही चरण में 6 अप्रैल को होने वाले मतदान की तैयारियां जोरों पर हैं। चुनावी मोर्चे में विभिन्न राजनीतिक नेता राज्य में गहन चुनाव अभियान में शामिल हैं। सभी दलों के स्टार प्रचारक इस प्रक्रिया में शामिल हो गए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और कोयम्बटूर दक्षिण के उम्मीदवार के लिए प्रचार करने वाले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि एआईएडीएमके और भाजपा एकमात्र गठबंधन है जो राज्य के लिए विकास प्रदान कर सकते हैं। डीएमके चीफ एमके स्टालिन ने एआईएडीएमके पर विपक्ष के बारे में गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी पार्टी और गठबंधन पार्टी के प्रतियोगियों के लिए प्रचार करते हुए नीलगिरी जिले में युवाओं के लिए एक आईटी पार्क बनाने का आश्वासन दिया। तमिलनाडु कांग्रेस चीफ प्रचार के प्रभारी दिनेश गुंडूराव ने नागरकोइल में मीडिया को बताया कि राज्य के लोगों ने एआईएडीएमके भाजपा गठबंधन से उम्मीद खोनी शुरू कर दी है। आर मूर्ति के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए चेन्नई से मैं दीक्षा सक्सेना। चुनाव प्रचार 4 अप्रैल की शाम 7 बजे तक समाप्त हो जाएगा। राज्य में संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान कर वहां अतिरिक्त अर्धसैनिक बल तैनात किए जाने की व्यवस्था की जा रही है। सिक्किम में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए आज का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो गया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 7 स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए 72% वोट डाले गए। हमारे संवाददाता ने बताया कि कोविड महामारी की चुनौती के बावजूद बड़ी संख्या में मतदाताओं ने मतदान में भाग लिया। सिक्किम के इतिहास में यह पहली बार है कि राज्य में स्थानीय निकायों के लिए गैर पार्टी आधारित चुनाव हुआ। राज्य सरकार द्वारा सिक्किम म्यूनिसिपल एक्ट 2007 में एक नई धारा 14A जोड़ने के बाद किसी भी राजनीतिक दल को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी उम्मीदवारों का समर्थन करने की अनुमति नहीं है। 3 अप्रैल को मतगणना होगी। वर्तमान नगर निकाय का कार्यकाल 16 अक्टूबर को समाप्त हो गया था, लेकिन कोविड महामारी के कारण चुनाव कराने में विलम्ब हो गई थी। आकाशवाणी के लिए उषा शर्मा और पंकज ढुंगल के साथ मैं दिलीराम दुलाल। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। कल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए कोविड टीकाकरण शुरू होगा। विशेषज्ञों ने लोगों से आग्रह किया कि वे निसंकोच टीका लगवाएं। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कोविड टीकाकरण अभियान और इसकी तैयारियों की समीक्षा की। टीके की बर्बादी 1% से कम रखने को कहा। सरकार ने कहा 8 राज्यों में रोजाना कोविड से संक्रमित होने वाले नए मरीजों की संख्या में 84% की बढ़ोतरी हो रही है। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल। केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी के साथ ही पश्चिम बंगाल और असम में तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हुआ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में 10,900 करोड़ रुपए के निवेश की अनुमति दी। भारत और ताजिकिस्तान आर्थिक साझेदारी को और बढ़ाने पर सहमत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री सिराजुद्दीन मुहिरुद्दीन ने दुशांबे में द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। गुजरात में सीबीआई अदालत ने इशरत जहां मुठभेड़ मामले में शेष 3 आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला खत्म किया। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.5 से लेकर 12.5% का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली आईसीसी एकदिवसीय क्रिकेट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर बरकरार। और टेनिस में फ्लोरिडा में मियामी ओपन के सेमीफाइनल में कल महिला सिंगल्स में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी एशली बार्टी 5वीं वरीयता प्राप्त एलिना स्वेतोलिना से खेलेंगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना
PLI के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में 10,900 करोड़ रुपए के निवेश की अनुमति दे दी है। आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी जानकारी दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में 10,900 करोड़ रुपए इंसेंटिव या सब्सिडी के रूप में देने को मंजूरी प्राप्त की। इस योजना का उद्देश्य देश में विश्व स्तर के खाद्य उत्पाद निर्माता तैयार करना और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय ब्रांड के उत्पादों को बढ़ावा देना है। श्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस योजना से भारतीय उत्पादों को मजबूत ब्रांड लागत का लाभ मिलेगा। आज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए PLI की घोषणा हुई। मूल मुद्दा यह है कि भारत का खाद्य संस्कृति भी बहुत रिच है, लेकिन भारत का ब्रांड बिल्ड नहीं हुआ। तो दुनिया में भारत का ब्रांड बने, विदेशी और हमारा निवेश भी ज्यादा हो, उसके साथ साथ एक रोजगार की नई संभावनाएं बहुत तैयार हो और मूल किसानों को लाभकारी मूल्य मिले। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज दुशांबे में ताजिक विदेश मंत्री सिराजुद्दीन मुहिरुद्दीन के साथ विकास के क्षेत्र में सहयोग सहित द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। उन्होंने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। दोनों नेता इस बात पर सहमत थे कि भारत और ताजिकिस्तान को आर्थिक साझेदारी और बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपने प्रेस वक्तव्य में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और ताजिकिस्तान दोनों देशों के व्यापारिक समुदाय, वाणिज्यिक संगठनों को एक दूसरे के साथ संपर्क बढ़ाने को प्रोत्साहित करेंगे और सरकारें भी इस प्रक्रिया में मददगार की भूमिका निभाएंगी। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाकर 10.1% कर दिया है। विश्व बैंक ने इससे पहले जनवरी में GDP वृद्धि दर 5.4% रहने का अनुमान व्यक्त किया था। बैंक ने कहा है कि अर्थव्यवस्था पर कोविड महामारी के असर और जारी अनिश्चितता के बीच भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर 7.5% से 12.5% के बीच रह सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने केंद्रीय बजट 2021-22 में आयकर के नियमों में कुछ परिवर्तन की घोषणा की थी, जो कल 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। गुजरात में सीबीआई की विशेष अदालत ने 2004 के इशरत जहां मुठभेड़ मामले में आरोपी 3 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अब इस मामले में सभी 7 आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ बिना किसी जांच के उनके खिलाफ मामला खारिज कर दिया गया है। आईसीसी की जारी ताजा रैंकिंग में एक दिवसीय बल्लेबाजों की सूची में विराट कोहली शीर्ष पर बने हुए हैं, वहीं रोहित शर्मा 30वें स्थान पर हैं, जबकि केएल राहुल 27वें स्थान पर आ गए हैं। हार्दिक पांड्या अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ 42वें स्थान पर पहुंच गए हैं। गेंदबाजों की सूची में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 4थे स्थान पर खिसक गए हैं। विश्व में शीर्ष वरीयता प्राप्त ऑस्ट्रेलिया की एशली बार्टी मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में कल बार्टी का मुकाबला 5वीं वरीयता प्राप्त यूक्रेन की एलिना स्वेतोलिना से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए कोविड टीकाकरण शुरू होगा। विशेषज्ञों ने लोगों से आग्रह किया है कि वे निसंकोच टीका लगवाएं। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कोविड टीकाकरण अभियान और इसकी तैयारियों की समीक्षा की। टीके की बर्बादी 1% से कम रखने को कहा। सरकार ने कहा 8 राज्यों में कोविड से संक्रमित होने वाले नए मरीजों की संख्या में प्रतिदिन 84% की बढ़ोतरी हो रही है। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल। केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी के साथ ही पश्चिम बंगाल और असम में तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हुआ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में 10,900 करोड़ रुपए के निवेश की अनुमति दी। भारत और ताजिकिस्तान आर्थिक साझेदारी को और बढ़ाने पर सहमत। भारतीय विदेश मंत्री और ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री ने दुशांबे में द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। गुजरात में सीबीआई अदालत ने इशरत जहां मुठभेड़ मामले में 3 आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ
मामला खत्म किया। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.5 से लेकर 12.5% का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर बरकरार। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।